हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था, ये डिफरेंस देखा था कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है। तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। पीरियोडिक मोशन हम लोग इसे कह रहे थे कि जब कोई बॉडी ऐसे मूव करती है कि अपने पोजीशन को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दोबारा गेन कर ले, उसी पोजीशन पे दोबारा पहुंच जाए एक टाइम पीरियड के बाद। उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू गेन इट्स इनिशियल पोजीशन, एक साइकिल में लिया गया टाइम। अगर टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी में बात ये हुई थी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई बॉडी एक सेकंड में कितने साइकिल पूरी करती है, उसे आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर किसी भी बॉडी के मोशन में केवल ये दो चीजें पाई जाती हैं, जैसे एग्जांपल लिया गया था घड़ी की सुइयों में, या एग्जांपल लिया गया था हम लोगों ने सन के अबाउट अर्थ के मोशन को, या मून के अर्थ के अबाउट मून के मोशन को, या अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे जो 24 आवर्स में एक 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 पूरा राउंड करती है, जिसमें दिन रात होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहां सब टाइम पीरियड की बातें हो रही थी। तो ये बात होती है पीरियोडिक मोशन में, जहां पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो। अच्छा, दूसरी बात आती है, इसी का एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये बात हुई थी कि वाइब्रेटरी मोशन माइक्रो है और ऑसिलेटरी मोशन मैक्रो है। इसको आंखों से दिखाई पड़ता है, ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे गिटार के तार को अगर आप हिला देते हैं एक बार, तो उसको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वो, लेकिन अगर पेंडुलम मूव कर रहा है तो वो आपको दिखाई पड़ता है। बस यही दोनों में एक मोटा मोटा डिफरेंस है। उसके बाद देखा गया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में इसके अलावा क्या चीज ऐड होगी, ये बात हुई थी कि अगर टाइम, ऐसी बॉडी का मोशन जिसमें टाइम पीरियड भी हो, फ्रीक्वेंसी भी हो और साथ में एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो, जैसे पेंडुलम है, एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है, तो वहां आप कहते हैं कि वो आपका ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है। गिटार का तार है, उसको आप एक बार टच करते हैं तो अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन वो बार बार ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो वहां एक मीन पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। तो इससे इसमें डिफरेंस क्या आया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी प्लस मीन पोजीशन। अब इस ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात वहां हुई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी में तभी आएगा जब टाइम पीरियड भी हो, फ्रीक्वेंसी भी हो, मींस मोशन पीरियोडिक हो, प्लस मीन पोजीशन भी हो, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो, प्लस एक बात इसमें जोड़नी है कि वो बॉडी का या पॉइंट का, वो पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। अच्छा, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा मैंने कह दिया तो ऐसे तो है नहीं, मेरे कहने से आएगा। इसको आगे प्रूव करके देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है। हार्मोनिक का मतलब होता है, जब भी आप कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एच का मतलब है हार्मोनिक। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि हार्मोनिक फंक्शन साइन या कॉस फंक्शन लिया जाता है। साइन या कॉस फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा जब सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ऐसा आए जिसमें साइन कॉस का टर्म आए, मींस वो हार्मोनिक फंक्शन से गवर्न होगा, तो उस मोशन को हम लोग कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी तो हमने बोल दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम देखेंगे कि साइन या कॉस का फंक्शन आता कैसे है, इस बात को देखना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से यहां यह कहना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। एक इक्वेशन ऐसी बनेगी जिसका संबंध डिस्प्लेसमेंट और टाइम से होगा। तो ये हमें देखना है यहां पे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं, और इसी को हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब आगे क्लासिफाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालने के तरीके की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दो तरीके होंगे, बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स प्रिंसिपल, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात यहां करेंगे। काफी कोशिश करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसे आप F = ma के नाम से जानते हैं, और उसको यूज कर हम ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें मिल जाए। एक तरीका और भी है, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स के से हम लोग यूज करें
और डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से यूज कर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पाने की कोशिश करें। इन दोनों तरीकों से किसी तरीके से भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल सकती है। तो जब इक्वेशन मिल जाएगी, अच्छा एक तरीका और भी है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सिस्टम में अगर दिखाई पड़ता है कि एनर्जी कंजर्व है, तो इस लॉ को यूज कर भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है। किसी भी तरीके से, एक दो तीन तरीके हैं, तीन तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई है तो खाली एक काम बचा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोगों ने काफी कोर्सेज पढ़े हैं बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम पे, वहां काफी डिटेल में देखा हुआ है कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन अपने आप ड्राइव होके मिल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही एक तरीका और भी है। अगर कोई सिंपल सिस्टम है, जैसे आज हम बात करेंगे, तो उसका एक तरीका और है कि हम जो मोशन हमारे पास हो रहा है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए। अब क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसको ग्राफिकली हम देखकर कुछ इक्वेशन ड्राइव करेंगे और वहां से भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगी। और आप देखेंगे चाहे इससे निकाला जाए और चाहे इससे निकाला जाए, दोनों ही केस में इक्वेशन सेम आएगी। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसे। अभी हम लोग स्टार्टिंग में इस मेथड को यूज करेंगे। इस मेथड को यूज करके ये देखते हैं कि क्या हमारा मोशन हार्मोनिक फंक्शन दे रहा है। अगर हार्मोनिक फंक्शन दे रहा है मतलब उस फंक्शन में साइन या कॉस का टर्म आ रहा है। अगर आता है तभी हम कह पाएंगे हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ड्राइव करते हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। एक हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, उस रेडियस को हम ऐसे कहें कि इसका रेडियस अगर y एक्सिस पे देखें, ये डिस्टेंस को हम लोग y कैपिटल Y मार रहे हैं, कैपिटल Y कहा जाए या इस एक्सिस पे कहा जाए तो कैपिटल X होगा, दोनों ही सेम होंगे और इसी को हम लोग कह दे रहे हैं कि ये रेडियस है। ठीक है, X या कैपिटल Y, इसको हम कह रहे हैं रेडियस है। ये पार्टिकल P इस सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस X कहें या Y कहें या कांस्टेंट ABCD कुछ ले सकते हैं, इस पर ये ऐसे मूव कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट यहां से मूव करेगा और कुछ टाइम के बाद फिर से यहां पहुंच जाएगा। और जब फिर से यहां पहुंच जाएगा तो आप इस मोशन को आप क्या कहेंगे कि दिस इज ए पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन होगा तो इसमें क्या चीज नहीं होगी? इसमें एक तो नो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात और क्या नहीं होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी और साथ में इसमें कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। नो स्ट्रेट लाइन मोशन, नो स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये सिंपली सिर्फ एक पीरियोडिक मोशन है। हमने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कह रहे हैं? जिसमें पीरियोडिक भी हो, इक्विलिब्रियम भी हो और स्ट्रेट लाइन मोशन हो। तो पॉइंट P का जो मोशन है ये आपका सिंपली एक पीरियोडिक मोशन है। तो अगर पीरियोडिक मोशन है तो इसकी हम SHM की बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इस P पॉइंट का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ले, P पॉइंट का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ले, अगर P पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं तो ये इसी ओरिजिन पे आके गिरेगा। हम सपोज दैट मान लेते हैं P पॉइंट का प्रोजेक्शन A है। P से हमने एक इस तरफ से एक रे डाली, एक लाइन खींची, तो लाइन आके कहां पर मिलेगी? y एक्सिस पे। ये एक्सिस आपका y है और ये एक्सिस आपका x है। तो y एक्सिस पे देखा जाए तो पॉइंट A पर मिलेगा। ठीक है, ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन का मतलब जब पार्टिकल P यहां पर है उस समय ही हम टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल मूव कर रहा है। हम मानते हैं कि हमने इस टाइम से स्टॉप वॉच को ऑन किया। जब टाइम की वैल्यू 0 है उसमें पॉइंट पार्टिकल आपका यहां पर है और उस वक्त इसका प्रोजेक्शन यहां पे देखा जाए तो ए पॉइंट यहां पे मिलेगा, ओरिजिन पे मिलेगा। अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सपोज दैट जब टाइम की वैल्यू t हो गई, आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर t टाइम, ये P पॉइंट आपका पहुंच के यहां आ गया। मान लेते हैं यहां आ गया तो इसकी अगली पोजीशन मान लेते हैं P डैश हो गई। ठीक है,
अच्छा, जब ये यहां आया होगा तो जाहिर सी बात है यहां भी आया होगा, यहां भी ऐसे 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 आगे बढ़ता हुआ घूमेगा। अगर इस जगह पर इस समय टाइम कितना लगा, इसको इसको ड्यूरेशन लगा टी टाइम, यहां से यहां तक आने में इसको टी टाइम लगा है। आफ्टर टी सेकेंड ये पॉइंट यहां पहुंच गया। अब जब यहां पहुंच गया तो अगर इस समय इसका हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखें तो आप कहेंगे इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ये जो लाइन आया, ये जो ए पॉइंट यहां पे था, ये खिसक के इसकी अगली पोजीशन ए डैश बन गई। मींस जितने टाइम में पार्टिकल पी पी से पी डैश पहुंचा है, उतने ही टाइम में इसका जो प्रोजेक्शन पॉइंट ए था, ये शिफ्ट होके ऊपर की तरफ ए डैश पहुंचा है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो कभी ये पॉइंट यहां रहा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ए डैश यहां रहा होगा, फिर ये पॉइंट यहां रहा होगा तो इस डैश में यहां रहा होगा। तो इसमें दिखाई क्या पड़ रहा है, जैसे जैसे ये पी पॉइंट अपने सर्कुलर पाथ पे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऊपर जा रहा है। जब ये पी पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो उस वक्त प्रोजेक्शन देखेंगे तो वहीं पर मिलेगा, तो ए डैश पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अब इसके बाद 90 डिग्री के बाद जब ये पी पॉइंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर प्रोजेक्शन देखेंगे तो ए डैश पॉइंट नीचे आने लगेगा और ये नीचे आता रहेगा और नीचे आएगा तो फिर यहां मिलेगा और फिर इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो अगर मैं अपने एक हाथ से पी पॉइंट के मोशन को दिखाऊं और दूसरे हाथ से ए पॉइंट के मोशन को दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरे हाथ में रेड मार्कर है और ये पी है, पी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। जब देखें फिर से, अभी पोजीशन ये है, इसको जैसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे यूं जाएगा, फिर नीचे आएगा ऐसे करके। तो कुछ इस टाइप से मोशन इसमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब यहां दो बातें दिखाई पड़ रही हैं कि पी का मोशन तो एंगुलर है, ये सिंपली एक पीरियोडिक मोशन है, ये केवल ये पार्टिकल ये केस फुलफिल करता है। अभी इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। लेकिन अगर हम इसका जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, जो पी का प्रोजेक्शन पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी, इसको हम कह रहे हैं ए। लेकिन अगर ए पॉइंट के मोशन को देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लास्ट तक जाता है, फिर ऊपर जाता है। एक साइकिल कैसे पूरी होगी, यहां से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ए पॉइंट का मोशन भी पीरियोडिक भी हुआ, जितना टाइम इसको लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, उतना ही टाइम ए को ऊपर जाकर फिर नीचे आकर फिर अपनी पोजीशन पे लगेगा। टाइम पीरियड भी हो गया, दोनों बातें हो गई, स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो गया और इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन भी हो गया। तो आप यहां से ये बात समझ में आ गई कि पार्टिकल पी का मोशन तो पीरियोडिक है, लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है, जो इसका प्रोजेक्शन है जिसका नाम ए है, इसका मोशन में तीनों चीजें हैं। पहली बात क्या है, टाइम पीरियड भी है, फ्रीक्वेंसी भी होगी, मीन पोजीशन भी है और साथ में स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। अगर ये चारों बातें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब हम इसी मोशन को कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो पार्टिकल पी का मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बट पॉइंट ए का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हाँ, ए की पोजीशन को पी की पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि ए का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसकी रिस्पेक्ट में पी का डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन और सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहां जो बात होने वाली है, ए पॉइंट के सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होने वाली है। तो ठीक है, अब हम लोग ए पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक, तो जैसा कि मालूम है कि पी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। इसको यहां से यहां आने में टी टाइम लगा, तो इसकी जो दूसरी पोजीशन बनती है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये, और अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टी टाइम मूव करता है तो ये एंगल कितना होगा हमें पता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी। इट मींस दिस एंगल विल बी ओमेगा टी, है ना। टी सेकेंड में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी देर में इसका ये एंगल ओमेगा टी हो चुका रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहीं से एक रिलेशन और डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एक साइकिल कब पूरा करेगा, जब ये वापस घूम के यहां पे आएगा, और जब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर एक साइकिल पूरा कर लेता है तो अपनी दोबारा इसी पोजीशन को कब पाएगा,
जब ये एक टाइम पीरियड पूरा कर लेगा, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी पूरा कर लेगा। कैपिटल टी पूरा करने में इस पोजीशन को कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 180 डिग्री घूम के 360 डिग्री, मींस 2 पाई रेडियन। तो अगर हम ये कहें कि जब थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? टी होगी। तो यहां से ये दोनों रिलेशन थीटा बाई टी, 2 पाई अपॉन टी, मींस एंगुलर वेलोसिटी को टाइम पीरियड के टर्म में भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो इसको आगे यूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसमें देखा जाए कि ए, जब ये ए पॉइंट की इनिशियल पोजीशन ए थी, आफ्टर टी सेकेंड ये ए डैश पे पहुंच गया, उतनी देर में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। इसी डिस्टेंस को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। तो हम इसका मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, तो इसलिए हम वाई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट इन टी सेकेंड, ठीक है, हमारा मकसद वाई से है। अब जरा इस ट्रायंगल को देखें, ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्रॉस लाइन है। अगर ये एंगल ओमेगा टी होगा तो यहां पे ये भी ओमेगा टी होगा, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये हाइट हुआ, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आपने कहा है कि इसका रेडियस है, और रेडियस आपने कहा है वाई ले चाहे एक्स ले। तो क्योंकि हम वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो हम इसके रेडियस को हम क्या कह रहे हैं? इसका रेडियस कैपिटल वाई है, अभी वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये केस आया। तो यहां अगर देखें हम लोग, स्मॉल वाई और वाई के बीच का रिलेशन कौन डिफाइन करेगा? साइन फंक्शन। तो अगर यहां पे देखा जाए कि इन ट्रायंगल ओ पी डैश ए डैश, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर साइन का रिलेशन लिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू कैपिटल वाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां पे इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। जहां पे समझ में आ रहा है कि y क्या है? y है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या इसी को कहा जाए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जहां पे ओमेगा क्या है? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, और जहां पे t क्या है? टाइम। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम है लेकिन लीनियर नहीं है, साइन लगा है, इट मींस ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है, या साइन या कॉस इसमें आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा, अब इसी को तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी। तो इसी इक्वेशन को दोबारा से भी हम लोग लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कैपिटल वाई, दैट इज ओमेगा के रिप्लेस क्या कर सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा, एक रिलेशन हमें और मालूम है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन मालूम है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? 1 अपॉन एफ। टाइम पीरियड क्या मतलब हुआ? एक साइकिल में लगा टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ये आप यहां पे जहां पे लिख सकते हैं इसको कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टी। तो जहां पे 1 अपॉन टी है, इसको दोबारा से एक टर्म में लिख सकते हैं, y इंटू साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो इसी इक्वेशन को दिखाने के कई तरीके आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां से बात करते हैं कि कुछ चीज देखते हैं। जरा इस पूरे पाथ को जितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है? टी, कैपिटल टी। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर ले थोड़ा सा कुछ समझने के लिए, ठीक है। यहां पे टाइम की वैल्यू क्या थी? 0। ये 90 डिग्री घूम गया, मतलब पूरे साइकिल का 1/4 पार्ट कवर कर गया। तो इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t/4। 1/4 टाइम इसने अपना कवर कर लिया, ठीक है। जब यहां पे आ जाएगा तो हाफ टाइम कवर कर चुका होगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि टाइम की वैल्यू क्या हो गई? 2t/4, ठीक है। t/4 का डबल हो गया। वैसे ही जब यहां पे आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि टाइम की वैल्यू क्या हो गई? 3t/4, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। और जब यहां वापस आ गया तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई? t। यहां क्या हो गया? टाइम की वैल्यू क्या हो गई? t। एक साइकिल पूरा हो गया।
हमने पूरे एक साइकिल को 4 पार्ट में कवर किया, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशंस निकल के आएंगे यहाँ पे। अब जरा इसी इक्वेशन को देखते हैं कि क्या होता है जब यहां पर आपके पास टाइम की वैल्यू 0 है, एक केस। दूसरा केस है जब टाइम की वैल्यू t/4 है। तीसरा केस जब टाइम की वैल्यू 2t/4 है। और चौथा केस, इन केसेस को अलग अलग देखते हैं। हमने 4 केस 5 केस लिए हैं, t = 0, t = t/4, t = 2t/4, t = 3t/4, t = t। जरा एक एक करके समझते हैं। जब t = 0 है, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट P अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। उस समय अगर इसका प्रोजेक्शन देखा जाए तो प्रोजेक्शन पॉइंट कहां मिलेगा? ओरिजिन पे। और अगर ओरिजिन पे ही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो फिजिकली हमने महसूस किया कि ए पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो क्या है? 0। तो अगर इसको देखें, अगर t की वैल्यू यहां रखा जाए, इस ये इक्वेशन भी आपको साइन 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन भी आपको क्या देगा कि y की वैल्यू 0 आ रही है। इट मींस जो मैं फिजिकली देख रहा हूं वो मैथमेटिक्स से भी सही आ रही है। दूसरी बात देखा जाए, जब हम t की वैल्यू 1/4 कवर करके t = t/4 हो जाएगा, तो फिजिकली क्या दिख रहा है कि जब ये पॉइंट हमारा पार्टिकल P यहां पहुंच जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन भी y एक्सिस पर यही होगा। मींस कहने का कि P पॉइंट भी यही होगा और A' पॉइंट भी यही होगा। अगर यही होगा इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या हुआ? रेडियस। और रेडियस कितना है? अभी डिफाइन किया था, रेडियस हमारा कितना है? कैपिटल Y, ठीक है। अगर इस t = t/4 को यहां रखें और सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद साइन, ये वैल्यू पूरा साइन का वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहां दिखाई क्या पड़ेगा कि y = कैपिटल Y आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए जो हम फिजिकली देख रहे हैं वो सही हो रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव। अब जरा इस पे आते हैं। जब t की वैल्यू 2/4 हो गया, हमारा पार्टिकल P यहां पहुंच गया। अगेन इसका जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पे, वो y एक्सिस पे कहां पहुंच जाएगा? ओरिजिन पे। इसका मतलब फिर से उस पॉइंट A का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0। ये फिजिकली यहां दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2t/4 रखते हैं तो ये वैल्यू हमें 0 मिलेगी साइन की, और यहां क्या मिलेगा? y = 0। ठीक, हम लोग यहां पहुंच गए। फिर से इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यहां पे जब t की वैल्यू क्या है? 3t/4, 3/4 टाइम पीरियड बीत चुका है, टाइम पीरियड का 3/4 पार्ट बीत चुका है। अब जब यहां आते हैं तो पॉइंट P यहीं पे है, इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे देखेंगे तो वो भी यही मिलेगा। जब यही मिलेगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना होगा? जितना इसका रेडियस है, और रेडियस कितना है? y है। लेकिन एक बात अलग हो रही है कि पहले ये ऊपर था तो पॉजिटिव था, अब ये नीचे है तो निगेटिव होगा। ये वैल्यू आनी चाहिए -y। -y फिजिकली देख लिया, आनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन में इसको रखा जाए तो आप पाएंगे कि y की वैल्यू -y आ रही है। इस मींस जो हमने किया है सही किया है। फिर जब यहां पहुंचते हैं, साइकिल पूरी होती है, t की वैल्यू t हो जाती है, कैपिटल T। तो यहां पहुंच गए। फिर से जब इसका प्रोजेक्शन यहां देखते हैं, p का प्रोजेक्शन सेम पॉइंट मिलता है ओरिजिन, फिर से 0 आना चाहिए। तो जरा फिर से रख के देखिए, t की वैल्यू यहां पे कैपिटल T जब रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी 0। y की वैल्यू यहां क्या आएगी? 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा मोशन मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट A है, ये पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो मैक्सिमम यहां तक पहुंचता है, और इसकी डिस्टेंस क्या हुई? कैपिटल Y और प्लस का, और उसके बाद फिर वापस आता है, फिर 0 पे आता है, फिर नीचे मैक्सिमम जाता है, और जब नीचे मैक्सिमम जाता है तो फिर ये कहां तक पहुंचता है? माइनस का कैपिटल Y नीचे जाता है, और फिर वापस आके फिर यही पहुंच जाता है 0 पे। तो इस तरीके से ऊपर जाना, नीचे जाना, फिर वहीं पहुंचना, एक साइकिल पूरा करता है। तो आप कह रहे हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन, और इस जो x एक्सिस है, ये जो आपकी x एक्सिस है, इसी को आप कह रहे हैं कि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये साबित करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने अभी डिफाइन किया था वो सही है। अगर ऐसा मोशन मिलता है तो वो साइन या कॉस का फंक्शन होगा, ठीक है। ओके,
हाँ, एक छोटी सी बात और, अभी हमने इसका प्रोजेक्शन देखा वाई एक्सिस पे, तो जो वाई एक्सिस पे देखा इक्वेशन क्या मिली, y इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी। अगर इसी का प्रोजेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस पे देखें, मींस प्रोजेक्शन पॉइंट का मोशन एक्स एक्सिस पे देंगे, तो जाहिर सी बात है जो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा था वही मोशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, ठीक है, और वो भी एसएचएम ही होगा। उसको जल्दी से देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है, कि अब हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां देखना है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट ए था यहां पे, अब इसको हम कह रहे हैं कि ए डैश यहां पे आ रहा है, इसका मोशन ऐसे हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये स्मॉल एक्स। ठीक वैसे ही जैसे वाई एक्सिस पे स्मॉल वाई कहा था, वैसे ही एक्स एक्सिस पे इसको स्मॉल एक्स कह रहे हैं। ये पॉइंट पी पॉइंट के मूव करने से ए डैश पॉइंट इस एक्सिस पर ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये बात बिल्कुल साफ क्लियर हो चुकी है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें, फिर से देखें, तो इस ट्रायंगल में क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहां वैल्यू क्या आएगी, अगर हम लगाएंगे क्या, यहां पे हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होगा, कॉस से डिफाइन होगा। तो कॉस से डिफाइन होगा तो क्या वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू कैपिटल X लेंगे, क्योंकि अभी तक इसको हम लोग y एक्सिस के लिए y कह रहे थे, अब x एक्सिस के लिए कैपिटल X कहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हुई इसको हम लोग कैपिटल X कहेंगे, रेडियस को कैपिटल X कहेंगे। तो y इज इक्वल टू x cos ओमेगा टी। तो सेम इक्वेशन जो साइन के फॉर्म में आई थी वही कॉस के फॉर्म में आई, बस फर्क क्या पड़ा कि ये मोशन कहां पे है, ये मोशन y एक्सिस पे है और ये मोशन x एक्सिस पे है, बस इतना ही फर्क पड़ा। अच्छा, जरा इसका एक इक्वेशन देख लेते हैं, इसका कर्व कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट देखें और एक एक्सिस पे टाइम देखें, इस x एक्सिस पे टाइम लें और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लें। पहले हम लोग बात करते हैं y एक्सिस की, इस तरफ y लिया जा रहा है, तो साइन कर्व है, तो जाहिर सी बात है जीरो से स्टार्ट होगा, एक साइकिल कैसे पूरी होगी, ऐसे करके एक साइकिल ही पूरी हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसी कर्व को कॉस के फॉर्म में देखा जाए, इसका इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू कैपिटल Y साइन ओमेगा टी। इसी को अगर कॉस के लिए देखा जाए तो फिर से आप क्या कहेंगे, x एक्सिस पे टाइम एंड y एक्सिस पे लेंगे हम स्मॉल x, और क्योंकि कॉस का कर्व है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये कर्व यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे करके ये एक साइकिल पूरी होगी, एक साइकिल पूरी होगी, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू x कॉस ओमेगा टी। जहां पे आप देख सकता है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक प्लस y है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड ये है माइनस y मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये प्लस x और यहां पे ये माइनस x। तो ये हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अगर है और पीरियोडिक है तो उसी को हम लोग एसएचएम कहते हैं। देख भी लिया और प्रूव भी कर लिया। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ड्राइव करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, इसी से वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।